नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 4 हम बात करते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी में यूनिट 4 की जो बीएसएन में है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं और हम क्यों करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इंट्रापर्सनल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल। जिसमें क्या होता है कि वर्बल मेथड और नॉन वर्बल मेथड से हम क्या करते हैं, थॉट्स फीलिंग्स ट्रांसफ़र करते हैं, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। उन दोनों के बीच में जो भी फीलिंग्स आइडियाज़ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली प्रोसेस इन द कम्युनिकेशन के कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के बातचीत करने के। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस आर द मेंटल एक्टिविटीज दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल सेंड रिसीव इंटरप्रेटेड मैसेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका मेंटल एक्टिविटी देखने के लिए हमें क्या है कि वो किसी भी मैसेज को किस तरीके से ले रहा है, ठीक है, उसको किस तरीके से वो रिसीव कर रहा है, उसके लिए इंटरप्रेटेड किस तरीके से कर रहा है, उस मैसेज को समझ किस तरीके से रहा है, और उसके अलावा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वो किस तरीके से उस मैसेज के हिसाब से किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। उसमें हमें क्या है कि उसकी साइकोलॉजी पता चलती है कि ये मेंटली इल पेशेंट है या नहीं है। तो ये सारी क्या है कि जो साइकोलॉजिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें ये पता चलता है कि हम अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। वो ऐसे तो नहीं है वो नेगेटिव एक्ट कर रहा है या फिर ओवर एक्ट कर रहा है, उसकी बिहेवियर चेंजेस है तो नॉर्मल नहीं है। तो उसमें हमें क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है उसकी जो रिसीव करता है वो एक मैसेज नॉर्मल है, उसको किस तरीके से वो रिसीव कर रहा है और किस तरीके से उसको समझ के इंटरप्रेटेड कर रहा है। तो उसमें हमें पता चलता है उसकी साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। एक जो मैसेज होता है वो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड, जिसमें हम क्या है स्पोकन वर्ड से वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं और हमारी जो वॉइस होती है उसके थ्रू हम अपने मैसेज को किसी और को देते हैं, ठीक है, हमारे स्पोकन के थ्रू। और उसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, गेस्चर्स आ जाते हैं, हमारे हाथों के आइस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आ जाते हैं, गेस्चर्स हमारे हाथों के आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, बॉडी जो हम जिस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं ना, कोई बोलने की चीज़ को उस तरीके से हम बता रहे होते हैं तो उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ओवरऑल। तो वो आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाती है, टोन और वॉइस आ जाती है, ये भी एक है नॉन वर्बल, जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है कम्युनिकेशन में हम उसको भी यूज करते हैं, वॉइस टोन क्या है, और उसके अलावा उसको लिसन करके हम उसको फीडबैक क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसमें कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं, नॉन वर्बल कर रहे हैं और स्पोकन कर रहे हैं, लिसन करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं। उसके अलावा बात करते हैं परसेप्शन, हाउ पीपल अंडरस्टैंड इंटरप्रेटेड मैसेज। ये परसेप्शन में ये है कि किस तरीके से वो सोच रहा है और उसके अलावा वो मैसेज को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेटेड कर रहा है दूसरे चीज़ों के साथ, ताकि उसको चीज़ कितनी समझ आ गई है, किसी भी मैसेज को वो इंटरप्रेटेड करके समझने की ट्राई करता है, कोशिश करता है ताकि वो उसको अच्छे से समझ आ सके। तो परसेप्शन में यही है कि किसी चीज़ को देखे अपना रवैया बताना और अपना नज़रिया बताना, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशंस, जिसमें आ जाती है कि इंटरप्रेटेट द मैसेज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस एंड कल्चर बिलीव। जो कल्चर बिलीव होते हैं या फिर एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है, बढ़ाता है आपकी परसेप्शन को, आपके सोचने की एबिलिटी को वो बढ़ाता है। उसमें आप क्या है कि आपकी परसेप्शन बेहतर हो सकती है जब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा आपका कल्चर बिलीव है ना, वो भी क्या है कि इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है परसेप्शन में। उसके बाद बात करते हैं इमोशन और एटीट्यूड की। तो इमोशन और एटीट्यूड क्या है, द इमोशन सच एज द एंगर, हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस है, एंगर है, फेयर है, इफेक्ट है, तो ये सारे क्या है कि आ जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। आपके इमोशन भी होते हैं कि आप हैप्पी है या फिर एंगर में है या फिर फेयर में है।
तो ये कम्युनिकेशन से पता चल जाता है। उसके अलावा एटीट्यूड में बिलीव आ जाता है। इन्फ्लुएंस हाउ मैसेज डिलीवर्स एंड अंडरस्टैंड, और क्या है कि अगर आप किसी भी मैसेज को डिलीवर कर रहे हो तो उससे आपका एटीट्यूड पता चलता है कि किस तरीके से ये किसी भी मैसेज को किस तरीके से ये दे रहा है, और उसका एक अंडरस्टैंडिंग या फिर डिलीवरिंग क्या है, वो किसी मैसेज को किस तरीके से समझ रहा है और किस तरीके से वो पास कर रहा है मैसेज को, तो उससे उसकी जो भी एटीट्यूड है उसका पता चलता है। तो इसमें क्या है कि इमोशन और जो एटीट्यूड है ये भी क्या है कम्युनिकेशन से पता चलता है। उसके अलावा बात करते हैं मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस की। अगर किसी भी इंसान को अच्छा एक मोटिवेट अगर पीपल है या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी कम्युनिकेशन में हमें डिफरेंस नज़र आता है, जिसमें अगर मोटिवेशन इज द डिज़ायर टू द कम्युनिकेशन। मोटिवेशन क्या है, एक डिज़ायर होती है कम्युनिकेशन की कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन इस तरीके से बन सकती है कि आप मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंस हो, तो उससे क्या है कि आपकी एक बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन बनती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, अगर कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने वो क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है आपके रिस्पॉन्स को और अंडरस्टैंडिंग को। अगर आपके साथ वो चीज़ बार बार हो रही है तो आपको उस चीज़ का क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी, और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस बन जाता है उस चीज़ को लेके, उसके बात को लेके, उस कम्युनिकेशन को लेके। तो इससे क्या है कि ये कम्युनिकेशन को बेहतरीन करता है मोटिवेशन, उसके अलावा एक्सपीरियंस। इसके अलावा बात करते हैं कम्युनिकेशन इन द क्राइसिस सिचुएशन में हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो अ क्राइसिस सिचुएशन इज अ स्ट्रेसफुल इमरजेंसी कंडीशंस रिक्वायर क्विक एंड क्लियर कम्युनिकेशन। उसमें क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छी और जल्दी से आप उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सके। इमरजेंसी में हो या फिर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे क्राइसिस हो, वहाँ पे आपको क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी भी है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा क्विक आपकी कम्युनिकेशन जल्दी हो ताकि सामने वाला जल्दी से वो चीज़ समझ पाए, अच्छे तरीके से क्लियर हो, ताकि उसको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो समझने में, जो भी आपका मैसेज है उसको सही से सेंड हो सके। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ना कौन-कौन से क्राइसिस में हम किस तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं। क्राइसिस में हम क्या करते हैं क्लियर और कंसाइज जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं, जिसमें क्विकली हम उसको उस कंडीशन के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो कहते हैं हम कम्युनिकेशन इन द क्राइसिस सिचुएशन में जिस तरह से कम्युनिकेशन कहते हैं तो उसको हम ओवरऑल किस तरीके से करते हैं तो उसको हम क्राइसिस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इन द क्राइसिस। किस तरीके से क्राइसिस में हम एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टे क्लेम एंड फोकस। उसमें क्या है कि हमें एक क्लियर और उसके अलावा एक हम कहते हैं ना कि किस चीज़ को एम्पैथी दे के उस चीज़ को अच्छे से फोकस करना होता है ताकि हमारी कम्युनिकेशन सामने वाले को अच्छे से समझ आए, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो हम अच्छे से लिसन कर पाए। और यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि इमरजेंसी में हमें क्या है कि यूज़ करनी होती है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, ताकि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट अगर कभी इमरजेंसी में हो गई तो हमें कम्युनिकेशन हमारा गैप होगा तो पेशेंट की अच्छी केयर नहीं होगी, और उसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में और भी क्राइसिस हो सकते हैं। इसलिए क्लियर लैंग्वेज हो और सिंपल लैंग्वेज हो, क्लियर वर्ड्स हो, ताकि सामने वाले को समझ आ सके। उसके अलावा लिसन एक्टिवली, अगर पेशेंट कुछ बता रहा है तो उसको लिसन करना एक्टिवली, ताकि उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेटेट कर सके। उसके अलावा उसकी जो भी बात होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में अच्छे से पता चल सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शो एम्पैथी एंड सपोर्ट, हम क्या करते हैं कि हमारा काम ही ये होता है कि अच्छी अगर कम्युनिकेशन होगी तो इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को या फिर फैमिली को क्या करेंगे, इमरजेंसी में एम्पैथी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोवाइड एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा जो क्लियर कम्युनिकेशन क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है कि हम इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेसी है उस चीज़ में और कोई भी उसमें हर्डल नहीं है। तो उससे क्या है कि मैसेज सही तरीके से क्राइसिस में भी सही तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, एक पेशेंट से एक हेल्थ केयर वर्कर तक या फिर वर्कर से जो पेशेंट है उस तक। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सिस्टम में ड्यूरिंग मेडिकेशंस इमरजेंसी नर्स मस्ट बी कम्युनिकेट क्लियर विद द डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। क्या है कि अगर मेडिकल का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि आपको अगर आप नर्सेज हो तो फिर आपको और आपके जो डॉक्टर से या फिर आपके पेशेंट से आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा उस पर एक मेडिकली कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके अलावा
अलावा फैमिली ऑन द इंश्योर प्रॉपरली केयर, और फैमिली को भी इंश्योर करना होता है कि हम इस पेशेंट की प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कम्युनिकेशन क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी होता है ताकि ये सारी चीज़ें मिल के एक बेहतरीन कम्युनिकेशन बना सके, और उसके अलावा थेरापेटिक कम्युनिकेशन बना सके, जिससे क्या है पेशेंट को रिलीफ मिल सके आपकी बातों के थ्रू, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है कि एक इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है इम्प्रूव करती है आपके रिलेशन, क्योंकि आपकी अगर क्लियर या फिर कंसाइज कम्युनिकेशन होगी, जिसमें क्या है कि ओवरऑल आप जो भी मैसेज है वो सही से डिलीवर कर रहे हो और सामने वाले सही से रिसीव कर रहा है, तो क्या है कि गैप नहीं होगा। उससे क्या है कि आपके रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। एंड अंडरस्टैंड एंड डिसीजन मेकिंग्स इन नॉर्मल क्राइसिस सिचुएशन, अगर नॉर्मल कोई क्राइसिस सिचुएशन है, आप उसमें क्या है कि अंडरस्टैंड कर पाओगे उस सिचुएशन को, उसके क्राइसिस को, और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे उस सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए क्या है कि एक जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है, इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से है लोगों के साथ, तो और वो आपकी चीज़ों, आपके मैसेज को कितना समझ रहे हैं, या फिर वो कितना लिसन कर रहे हैं आपके मैसेज को, और उसके अलावा आप कितना लिसन कर रहे हैं किसी भी मैसेज को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। इन दोनों में क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन बनती है। उससे क्या है कि आप एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हो एक पेशेंट का। और उसके अलावा थेरापेटिक कम्युनिकेशन में इस तरीके से कह सकते हैं कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन में ओवरऑल ये आ जाता है कि आपकी जो एम्पैथी होती है पेशेंट के साथ, उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट होता है, जिससे क्या है पेशेंट अपना कुछ टाइम के लिए अगर वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो वो कम हो जाता है, उसकी जो पेन लेवल है वो कम हो जाती है एज अ थेरापेटिक, आप जो उसको इमोशनल सपोर्ट देते हो उससे। तो ये सारी क्या चीज़ें आ जाती है कम्युनिकेशन में आ जाती है, जो मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करनी चाहिए लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने जो पूरा ओवरऑल जितना भी था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, 4 यूनिट हमने बिहेवियर साइकोलॉजी का पढ़ा है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ओवरऑल जितने भी इसके कंपोनेंट थे उनको सबको डिस्कस किया है।